हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस 23 जुलाई की विज़न की मैगज़ीन आ गई है। चलिए फिर आज का टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं इसे। थर्ड यूनिट एट ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट इन गुजरात अचीव्स क्रिटिकलिटी। अभी क्या है, जो ककरापुर का एटॉमिक पावर प्लांट है जो थर्ड बना है, वो इंडिया का पहला 700 मेगावाट का क्या है, इलेक्ट्रिक यूनिट है। और ये बिगेस्ट है जो कि डेवलप किया गया जा रहा है। वेरिएंट है किसका, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। कौन सा रिएक्टर है ये, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इससे पहले जो बिगेस्ट रिएक्टर साइज़ था वो किसका था, वो 540 मेगावाट का था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो कि तारापुर में था। अभी आपको समझ में आया। इससे पहले जो बिगेस्ट रिएक्टर साइज़ था वो तारापुर का था, जो कि 540 मेगावाट का था, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। अभी जो हमने बनाया है वो 700 मेगावाट का है, जो कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है। जो पहली दो यूनिट्स थी वो ककरापुर में, वो कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। ठीक है, मतलब ये अभी थर्ड यूनिट आई है ना ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट की। इससे पहले दो यूनिट्स थी वो कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर होता है ये एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होता है। इसमें मेनली क्यों, ये जो एज अ फ्यूल क्या यूज़ करता है, नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करता है। और उसके पास एज अ कूलेंट ये हैवी वाटर की यूज़ करता है। हैवी वाटर क्या होता है, DTU ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज़ करता है। ठीक है। अब इस रिएक्टर ने क्या कर लिया, क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब क्या होता है, फिशन होता है ना, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। तो उस न्यूट्रॉन वो इतने सारे होते हैं कि वो जो ऑन गोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन है ना, उनको सस्टेन करने में सक्षम होता है। ठीक है। देखो फिशन क्या होता है, जैसे ये एटम है, ये क्या होता है, दो से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 करके प्लस AN तक क्या है कि ये बहुत सारे नंबर्स में टूट जाता है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में। तो ये होता है फिशन। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न इसका उल्टा होता है। ठीक है। तो आप पढ़ो, देखो फिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। इसकी वजह से क्या होता है, अब ये हीट प्रोड्यूस करेगा और ये हीट इतनी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये रिएक्टर क्या करता है, मेनली यूरेनियम को यूज़ करता है एज अ फ्यूल, फिर हैवी वाटर को यूज़ करता है कूलेंट की तरह। ठीक है, एज अ मॉडल। अब हमने क्या करा है, जो इंडियन न्यूक्लियर पावर जनरेशन है ये मेनली 3 स्टेज प्रोग्राम में काम करती है। स्टेज 1 में क्या करते हैं, नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करते हैं, फिर क्या करते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर को यूज़ करते हैं, फिर उसमें जो बायो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, प्लूटोनियम 239। स्टेज 2 में क्या करते हैं, हम इस बायो प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 को यूज़ करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्टेज 3 में क्या करते हैं, हम फिर जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स हैं उसमें क्या करते हैं, इंडिया का थोरियम को रिजर्व है, जो हमारा थोरियम है वो यूज़ करके एज अ फ्यूल हम क्या करते हैं, उस थोरियम को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरेनियम 233 में इनसाइड द रिएक्टर। आपको समझ में आ गया। 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में क्या करते हैं, हम नेचुरल जो यूरेनियम है उसको यूज़ करते हैं अपना किसमें, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में। उसमें यूज़ करने के बाद हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है प्लूटोनियम 239। फिर हम स्टेज 2 में क्या करते हैं, उस प्लूटोनियम 239 को यूज़ करते हैं किसमें, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। स्टेज 3 में हम क्या करते हैं, इंडिया जो थोरियम है हमारा उसे हम यूज़ करते हैं किसमें, थोरियम बेस्ड रिएक्टर में। वहाँ से हमें क्या मिलता है, जो प्लूटोनियम है वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यही बताया फिलहाल, ये बताया जो ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो थर्ड यूनिट खुली है वो कितने 700 मेगावाट की है और लार्जेस्ट है और बिगेस्ट खुली है। ठीक है। इससे पहले जो 2 यूनिट्स थी वो कैनेडियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थी। अब आपको मैंने ये बता दिया जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, वो क्या करता है, नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करता है एज अ फ्यूल, और उसमें जो कूलेंट यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, हैवी वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है। फिशर मैंने आपको बता दिया, जब कोई भी एटम 2 या ज़्यादा न्यूक्लियाई में क्या टूट जाए तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि वो हीट क्या करती है, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। लोअर GST रेवेन्यू हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू डिलेड GST कंपनसेशन टू स्टोर्स। अभी आपको पता है कोविड की वजह से इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, स्लो डाउन इतना हो चुका है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी देखा गया जो अप्रैल से जून क्वार्टर में जो GST जो गवर्नमेंट का जो GST से कलेक्शन है वो 41% क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। अब GST कंपनसेशन एक्ट जो 2017 में आया था तो उसमें ये बताया था कि GST आने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में लॉस होएगा तो उसे क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। और कब तक करेगा, 5 साल तक करेगा, मतलब कि 2022 तक करेगा। ये गारंटी करता था कि 14% जो एनुअल ग्रोथ होएगी टैक्स रेवेन्यूज़ में वो स्टेट्स को देगा फ्रॉम द अमाउंट कलेक्टेड बाय देम फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक, 2022 तक। 2017 में आया था, 2022 तक क्या करेगा, सेंटर करेगा 14% जो टैक्स रेवेन्यू वो स्टेट्स को देगा।
ये जो कंपनसेशन है वो बाई मंथली पेड करता है, मतलब मंथ में 2 बार करता है। आउट ऑफ कंपनसेशन सेस से करता है, या एडिशनल सेस जो भी किसी सर्टेन नोटिफाइड गुड्स पे लगता है उनसे करता है, साथ में इन एडिशन टू जीएसटी एप्लीकेबल ऑन इट। ये जो सेस से जो हमें पैसा मिलता है वो जीएसटी कंपनसेशन फंड में होता है। देखो एक तो जीएसटी अलग से लग ही रहा है, सेस क्या होता है, एक मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसे क्या बोलते हैं, सेस होता है। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए लग रहा है, ठीक है। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम इस सेस को हटा देंगे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, जो किसी प्रोडक्ट्स पे जहाँ सेस लगता है वो उससे जो पैसा हमें मिल रहा है वो अलग से जीएसटी कंपनसेशन फंड में क्या होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यही यहाँ से जो कंपनसेशन सेस है इसमें से भी पैसा हम क्या देते हैं, किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं। कंपनसेशन सेस में से भी देते हैं, या फिर जो सर्टेन गुड्स पे जो एडिशनल सेस मिल रहा है उसमें से भी देते हैं, और साथ में जीएसटी में से भी कुछ हिस्सा हम देते हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को 3 तरफ से जा रहा पैसा है, एक तो जीएसटी से, एक जीएसटी के कंपनसेशन सेस से, और दूसरा एडिशनल सेस से, ठीक है। तो 3 तरह का जो है स्टेट गवर्नमेंट को इसमें से पैसा जा रहा था। अब क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खुद नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब उन्होंने क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं कि जिससे हम क्या कर सकें, इस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। उन्होंने बोला मार्केट बोरोइंग। इन्होंने बोला है कि जो अभी हमने को जो फंड्स हैं जो हमने मार्केट से क्या किए हैं, बोरो किए हुए हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका हम पीरियड एक्सटेंड कर दें, मतलब कि 1 या 2 साल बाद लौटा दें, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि जीएसटी स्लैब को रिस्ट्रक्चर करो, मतलब कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या अल्कोहल है वो भी जीएसटी के परव्यू में नहीं आते। वो कह रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स को जीएसटी के परव्यू में ले आओ, जिस वजह से हमारा जो जीएसटी रेवेन्यू वो बढ़ सकता है। तीसरा इन्होंने बोला कि सेस का रेट बढ़ा दो, मतलब कि अभी अगर किसी प्रोडक्ट पे 5% सेस लग रहा है तो उसको बढ़ा के 18% कर दो या 12% करो, इससे क्या होएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इनका ये कहना है। दूसरा इन्होंने बोला जो कंपनसेशन पीरियड जो हमने 5 साल तक देना था 2022 तक, उसे हम क्या करो, थोड़ा सा बढ़ा दो, ताकि स्टेट्स को ये ना लगे कि उनका घाटा ना हो, 5 साल की जगह 7 साल कर दो। तो ये कुछ सजेशन हैं जो दिए जा रहे हैं कि हम जाके जो रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसको क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ओवर रूल्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऑब्जेक्शंस गिव्स कॉमन सर्विस सेंटर नोट टू कंप्लीट फाइबर वाईफाई वर्क। अभी क्या है, जो पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर किया था कि हम जो भारत नेट का काम है 2 फेज़ का, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, उसको स्पीड अप करेंगे। तो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर को सिलेक्ट किया गया था कि जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। अब प्राइवेट टेलीकॉम्स ये बोल रहे हैं कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो अपनी मोनोपोली कर रहे हैं, मतलब कि अपना कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी मनचाहा बातें कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्रैक्टिकेबल कॉस्ट नहीं है उन पे दे रहे हैं। अब बताओ, आप कोई चीज़ जो आपकी 10 रुपये में बन रही है, क्या आप उसे 5 रुपये में बेच सकते हो? नहीं बेच सकते ना। तो वही ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स बोल रहे हैं कि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, मोनोपोली कर रहे हैं और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन वेबल कॉस्ट। नॉन वेबल मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ ना हो उस कॉस्ट पे दे रहे हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इनका ग्रीवेंसेस को मतलब कि दूर करने के लिए क्या किया कि ये सोचा कि यार इससे डिले ना हो जाए या वर्क में हैम्पर ना हो जाए, तो इसलिए जो कॉमन सर्विस सेंटर को क्या किया था, सेटअप किया था, कब, अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर, जो कि 2006 में अप्रूव हो गया था। इनका काम किया था जो कॉमन सर्विस सेंटर का कि जो भी असेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको डिलीवर करें, जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो उन सिटीजन्स को पहुंचाया जाए जो रूरल या रिमोट एरिया नेटवर्क में रहते हैं, ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेंटर हमने इसलिए सेटअप किए थे। अब भारत नेट जो ये इन्होंने काम पूरा करना था, फेज़ 1 फेज़ 2, अब ये है क्या, ज़रा देख लो। भारत नेट का मतलब है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मतलब कि उन रूरल एरियाज या उन रिमोट एरियाज़ जहाँ तक क्या है कि वाईफाई का नेटवर्क कवर नहीं होता या इंटरनेट सर्विसेज नहीं आती, उन रूरल नेटवर्क को हमने कवर करना था भारत नेट के अंदर। भारत नेट का क्या था, इट एम्स टू प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू ऑल द 2.5 लाख ग्राम पंचायत। अभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे पहले ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करनी है। ये जो फंड कर रहा था, ये कौन कर रहा था, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड है, जो जनरेट हुआ था यूनिवर्सल असेस लीवाई, जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे जनरेट हुआ था। इसको हमने 3 फेज़ में इम्प्लीमेंट करना था। पहले फेज़ में हमने 1 लाख ग्राम पंचायत कवर करने थे, दूसरे फेज़ में हमने बचे हुए 1.5 लाख ग्राम पंचायत कवर करने थे, और तीसरे फेज़ में हमारा ये था कि जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करना था, अपग्रेड करना था। प्रोजेक्ट को इनिशियली 2011 में शुरू किया था, लेकिन ये डिले होते होते और अब न्यू डेडलाइन क्या बन गया, अगस्त 2021, ठीक है, क्योंकि अब आ गया कोरोना, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। India reiterated importance of the data sovereignty at the G20 Digital Economy Ministers virtual meeting.
G20 के डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो इंडिया ने वहाँ रखा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए और सेंसिटिविटी को समझना चाहिए कि अगर कहीं भी नेशन की सॉवरेनिटी को या सेफ्टी को या डिफेंस को या डाटा प्राइवेसी को अगर हानि पहुँचती है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्या होना चाहिए, इसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि हमें बैलेंस करके चलना चाहिए इनोवेशन को और जो डाटा सॉवरेनिटी की सेफ्टी को। डाटा सॉवरेनिटी वो रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डाटा को अपनी कंट्री के लॉज के हिसाब से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कि ताकि जो भी डाटा हमारा इंडिया में कलेक्ट हुआ है, प्रोसेस हुए, वो सिर्फ हमारे बॉर्डर्स में ही रहे, मतलब कि इंडिया में ही रहे। अभी क्या है, इतना जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हम कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का या अलग अलग न्यू अप्रोचेस का, जिसमें हम क्या कर सकें, डाटा को स्टोर कर सकें, इसमें क्या है कि डाटा सोवरेनिटी के इश्यूज़ को क्या हो गया, कंसर्न हो गया। मतलब कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो हमें अच्छे प्लेटफॉर्म दे रही कि हाँ ठीक है यार, आप अपना डाटा स्टोर करो क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, या फिर एंड मैनी अदर टेक्निक्स। लेकिन क्या है, इससे जो डाटा सोवरेनिटी है उसमें इशूज़ रेज हो गए हैं। पहली बात है कि प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरा, कुछ डाटा जो इंपॉर्टेंट डाटा या सिक्योरिटी है उसको हमारी दिक्कत है। मतलब अगर कोई भी डाटा लीक हो गया जिससे डैमेज हो सकता है कंपनीज़ को या गवर्नमेंट्स को, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है इशू। तीसरा इशू है कि फॉरेन कंट्रीज़ को हमारा जो डाटा है कहीं वो ना मिल जाए, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो ये कंसर्न करे जा रहे हैं। अब इंडिया ने स्टेप्स क्या लिए हैं, इंडिया ने आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये बोला था कि जो भी डाटा जो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो वो इंडिया में ही रहना चाहिए, विद इन द 6 मंथ्स इंडिया में ही स्टोर रहना चाहिए। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में लाया गया था ताकि हम डाटा प्रोटेक्शन पे कुछ लॉ बना सकें, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया ड्राफ्ट नॉन पर्सनल डाटा, ये अभी हमने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, अपने डेली करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था। इवन गवर्नमेंट ने रिसेंटली ड्राफ्ट बनाया नॉन पर्सनल डाटा गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में, ठीक है गाइस। तो ये कुछ था, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांजेक्शन कोड रीच ₹15 ट्रिलियन अ डे बाय 2025 आरबीआई। अभी क्या है, जो पेमेंट्स अभी डिजिटली हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि 5 साल तक इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन में 15 ट्रिलियन की क्या हुआ करेगी, ट्रांजैक्शन हुआ करेगी। और ये देखा जा रहा है कि 1.5 बिलियन ट्रांजैक्शन जंप कर जाएगी। अभी कोविड से पहले देखा जाए तो डेली जो ट्रांजैक्शन थी वो 125 मिलियन हो रही थी एक दिन में, और उससे पहले अगर 2015 की देखा जाए तो डेली ट्रांजैक्शन होती थी 22 मिलियन। मतलब कि जब 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ उससे पहले जो हमारी डिजिटली ट्रांजैक्शन होती थी वो 22 मिलियन होती थी 2015 तक, और कोविड से पहले देखा जाए तो 125 मिलियन पर डे क्या हो रही थी, डिजिटली ट्रांजैक्शन हो रही थी। लेकिन अब ये एज्यूम किया जा रहा है अगले 5 साल तक, मतलब 2025 तक 15 ट्रिलियन रुपीज़ की एक दिन में ट्रांजैक्शन हो करके डिजिटली एज़ पर आरबीआई। अब इस ग्रोथ का रीज़न ये है कि पहली बात तो अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है, स्पेशली आफ्टर पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। दूसरा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की है वो कैशलेस इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तीसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत ईजी है। चौथी बात, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट का एक्सेस भी है, और अब एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है, और रेगुलेटरी सपोर्ट भी कर रहा है आरबीआई। अब बेनिफिट्स क्या है, पहले तो ये कॉस्ट सेविंग है, एफिशिएंसी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है बाय इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी, करप्शन इससे रिड्यूस होगा, चोरी इससे कम होएगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होएगा बाय एडवांसिंग एक्सेस टू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी आपको ये भी पता है, ये हमने कल ही पढ़ा था कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसे भी हमने सेटअप किया ताकि जो हम पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सके, मेनली टायर 3 से टायर 6 सिटीज़ में और साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। तो अभी देख लो, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में आया था उसने डिजिटल पेमेंट्स को बोला कि कोई भी तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जैसे इसमें पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफ़र हो सकता है, एटीएम मशीन से जो ट्रांजैक्शन है, या फिर टेलीफोन के थ्रू जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू या कार्ड पेमेंट के थ्रू। तो इसमें आप देख लो बैंकिंग कार्ड्स, यूएसएसडी, एईपीएस, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक प्रीपेड कार्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो एटीएम, ये सारे के सारे किस्में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कवर होते हैं, ठीक है। चलिए अब छोटी छोटी न्यूज़ का आपका वक्त आ गया। कंट्री ऑफ रीजन, अभी सेंटर है उसने दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है जो भी ई कॉमर्स साइट्स हैं अगर वो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट पे अपना डिस्प्ले करना होगा कि ये प्रोडक्ट किस कंट्री ऑफ ओरिजिन से है, ठीक है। ई कॉमर्स साइट्स हैव टू डिस्प्ले द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। जो स्पेशली जो प्रोडक्ट इंपोर्टेड हो रहा है अगर वो उसको सेल कर रही है इंडिया में तो उन्हें ये शो करना पड़ेगा कि वो किस कंट्री के ओरिजिन से आया, ठीक है।
इसका प्रोविज़न है किसके अंडर, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल 2011 के अंडर ये प्रोविज़न है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन को डिक्लेयर करना होगा। लेकिन WTO में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जो ये डिटरमाइन करे कि ये गुड्स या पर्टिकुलर जो सर्विसेज हैं वो किस कंट्री ऑफ ओरिजिन से हैं। ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, हर जो भी पार्टी है वो अपना फ्री है कि वो डिटरमाइन करे अपने रूल्स ऑफ ओरिजिन को। रूल्स ऑफ ओरिजिन एक क्राइटेरिया है जो डिटरमाइन करता है कि जो प्रोडक्ट है उसका नेशनल सोर्स क्या है, मतलब कि वो किस कंट्री से ओरिजिनली बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये है कंट्री ऑफ ओरिजिन। आगे चलते हैं इंडिया आइडिया समिट 2020। अभी जो इंडिया आइडिया समिट है ये होस्ट की गई किसके द्वारा, US इंडिया बिजनेस काउंसिल। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ये मार्क कर रही है 45th एनिवर्सरी किसकी, इस US इंडिया बिजनेस काउंसिल को मार्क करने के लिए ये हमने होस्ट किया इंडिया आइडिया समिट। जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल है एक बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप है जो फोकस करती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है उसको हम क्या करें, स्ट्रेंथन कर सकें। इस बार का जो थीम था वो यही था, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, क्लास एक्शन सूट्स। अभी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने प्रपोज किया है कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो खोलेगा जो क्या करेगा, उसके पास अपना सुओ मोटो एक्शन होगा और वो कस्टमर के बिहाफ पे खुद क्या कर सकता है, केस को फाइल कर सकता है। क्लास एक्शन क्या होता है, या रिप्रेजेंटेटिव एक्शन, इसको रिप्रेजेंटेटिव एक्शन भी बोलते हैं। ये एक तरह का वैसा लॉ सूट होता है जिसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ये केस किया जाता है। मतलब कि जब बहुत सारे लोग एक ही सेम या सिमिलर इंजरी से क्या करें, इफ़ेक्ट करें, तो ये तब फाइल होता है। मतलब कि सपोज़ करो मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, जिससे क्या हो गया, मेरे प्रोडक्ट की वजह से मतलब कि 10-12 लोग या मतलब कि 1000 ऑफ लोगों को क्या हो गया, वो बीमार पड़ गए या कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो तब ये क्या होगा, ये फाइल को क्या किया जाएगा, इस सूट को फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास एक्शन सूट्स यही होते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ग्रीवेंसेस एक जैसे हों और उनको सिमिलर इंजरीज हुई हों। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया कीन टू ज्वाइन WHO गावी वैक्सीन एलियंस। देखो अभी गावी वैक्सीन एलियंस क्या है, ग्लोबल एलियंस है फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। इंडिया ने एक्सप्रेस किया कि वो WHO के गावी एलियंस को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। इसका एम यही है कि ताकि हम कंट्रीज़ या कंपनीज़ को इकट्ठे लेके आ सकें, ताकि जब भी वैक्सीन बनेगा तो वो शेयर कर सकें और कुछ रिसोर्सेज क्या हैं अपने मतलब कि पूल कर सकें। इसका एम यही है कि 2021 के एंड तक 2 बिलियन ऑफ डोजेस हम क्या बना सकें। जो ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को इकट्ठे ला रहा है ताकि हम क्या कर सकें, जो भी न्यू वैक्सीन आएगा या फिर अंडर यूज वैक्सीन जो होगा उसे हम क्या कर सकें, इक्वली असेस कर सकें। और स्पेशली जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं उन तक हम उसको पहुँचा सकें। ठीक है, ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अभी क्या है, एक हेलिना है, इसको हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नेक मिसाइल है, इसे ध्रुवास्त्र भी बोलते हैं। ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास मिसाइल है। ये एक मतलब इमेज उसकी लेने के लिए कुछ में एक इंफ्रारेड होता है। ठीक है, जो क्या करता है, लोक ऑन बिफोर लॉन्च मोड होता है। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा इंडिविजुअली डेवलप किया गया है, मतलब कि अकेले इसने ही डेवलप किया है विदाउट एनी कोलैबोरेशन और विदाउट एनी पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं, कॉमेट न्यूवाइज। अभी क्या किया, नासा ने पहली बार एक मार्च 2020 में एक कॉमेट को स्पॉट किया है अपने किससे, न्यूवाइज टेलीस्कोप से। न्यूवाइज टेलीस्कोप का पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। इस टेलीस्कोप से नासा ने स्पॉट किया है इस कॉमेट को। कॉमेट्स क्या होते हैं, डस्टी स्नोबॉल्स होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं। ये मेनली आइस से बने होते हैं, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एमोनिया से, मीथेन से या फिर डस्ट से मिक्सअप होते हैं। ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये पाया गया है कि जब सोलर सिस्टम अपना बन रहा था तब ये टाइम टू टाइम ये मटेरियल्स बने थे। ठीक है, कॉमेट्स आए थे। अब मधुबानी पेंटिंग देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में था। देखो गाइस, ये थोड़ा जो कल्चर से रिलेटेड होता है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है मधुबानी पेंटिंग। तो मधुबानी पेंटिंग है, इसे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, एक फोक पेंटिंग है जो कि बिहार के जो मिथिला रीजन में प्रैक्टिस की जाती है। ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि जो वहाँ के ट्राइब्स हैं वो मेनली क्या है, अर्थी कलर्स यूज़ करते हैं। अर्थी कलर्स मतलब कि जो वो कलर्स हैं वो मिनरल पिगमेंट से बनाया जाते हैं। ठीक है, इसमें थीम्स क्या होते हैं, ये मेनली क्या बनाते हैं, मेनली इसमें हिंदूज़ के जो अपने गॉड या गॉडेसेस होते हैं इनकी फ़ोटो बना देते हैं। कुछ कोर्ट के सीन्स बना दिए, वेडिंग सीन्स दिखा दिए, या जो भी सोशल हैपनिंग्स हो रही हैं या नेचर वगैरह, इन सबको ये क्या करते हैं, मेनली डिस्प्ले करते हैं पेंटिंग में। तो गाइस ये आज की हो गई है। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।